पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से उपज रहा भ्रम। सामा में बिजली के पुराने बिल माफ करने की उठी मांग। कई इलाकों के लोग नहीं समझ पाई योजना की अहमियत। जिले के डीसी ने संभाला मोर्चा, फैला रहे हैं जागरूकता। तेसा को नहीं मिल पाई एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा। अस्पताल पहुंचने के लिए नाकों चने चबा रही थी। मारदार स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस तैनात न होने से लोगों में रोष। कंधों पालकियों पर मरीजों को पहुंचाना पड़ रहा है अस्पताल। पारंपरिक खेती-बाड़ी से हटकर कमाई कर रहे किसान। सब्जियों के उत्पादन की ओर बढ़ रहा किसानों का रुझान। जम्मू के ग्रामीण हलकों में आलू की फसल से लहलहाए खेत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, पहाड़ी समुदाय को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरक्षण को लेकर पहाड़ी समुदाय की जम्मू में आज बैठक होने वाली है। कई पूर्व विधायक व एमएलसी बैठक में शामिल होंगे। सरकार के गठन के तुरंत बाद आरक्षण के मुद्दे ने तूल जो है वो पकड़ा। कैबिनेट सब कमेटी का भी सरकार ने किया है गठन। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं आरक्षण को लेकर, पहाड़ी समुदाय के आरक्षण को लेकर ये बैठक होने वाली है, जहां पर अभी भी पहाड़ी समुदाय को ये संशय है कि उनको जो आरक्षण मिला है उसके साथ रीलुक या रिविजिट जो है उस पर हो सकता है, जिसको लेकर अगर बात की जाए कैबिनेट की तो सब कमेटी जो है वो भी बनाई गई है और आज इसकी बैठक होने वाली है और कई पूर्व विधायक और एमएलसी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये चर्चा का विषय है, जहां पर पहाड़ी समुदाय जो है वो अपनी रिजर्वेशन को लेकर साफ तौर पर बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर 10% रिजर्वेशन जो है उन्हें मिला और अब आरक्षण को लेकर पहाड़ी समुदाय की अगर बात की जाए, पहाड़ी समुदाय की, तो साफ तौर पर ये आरक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है, जहां पर ये मुद्दा बना हुआ है। और आपको बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी का भी सरकार ने गठन किया है और आज ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि 3 बजे कहा जा रहा है जम्मू में ये बैठक होगी, जहां पर कई पूर्व विधायक व एमएलसी इस बैठक में शामिल होंगे। और सरकार के गठन के तुरंत बाद आरक्षण के मुद्दे ने तूल जो है वो पकड़ा है। कैबिनेट में सब कमेटी का भी सरकार ने गठन किया है और पहाड़ी समुदाय को यही संशय बना है कि छेड़छाड़ जो है इस आरक्षण के साथ हो सकता है। तो साफ तौर पर आरक्षण का मुद्दा अगर बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी समुदाय के लिए कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा सवाल बना है कि छेड़छाड़ जो है इस आरक्षण के साथ ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि किस तरीके से बैठक में आज क्या कुछ रहने वाला है और क्या पूरा मुद्दा है। रूपाली, मैंने पहले भूमिका बता देता हूं आपको। ये बड़ी जद्दोजहद यानी बड़े स्ट्रगल के बाद पहाड़ी ट्राइब को रिजर्वेशन मिला, यानी एसटी का दर्जा मिला। 10% आरक्षण पहाड़ियों को मिला। 10% ऑलरेडी उनका अलग से है, जो गुजर बकरवाल समुदाय जो पहले से एसटी हैं, और उसके साथ साथ ही इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिला, यानी राजनीतिक आरक्षण भी इनको मिला। वो थोड़े लंबे समय से ये डिमांड कर रही थी। बहुत सारी मीटिंग्स हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उससे पहले भी जितने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे उनके साथ पहाड़ी समुदाय लगातार निरंतर में इंटरेस्ट था कि हमें रिजर्वेशन मिली। 2024 में चुनाव भी हुए, इनके कैंडिडेट भी खड़े हुए और उसके बाद हम बताते चले कि जैसे सरकार का गठन हुआ, आगा सईद रूहुल्लाह ने एक चिट्ठी लिखी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा। आगा सईद रूहुल्लाह श्रीनगर से एमपी हैं। उन्होंने कहा कि जो वादे आपने पूरे किए थे उसमें ये भी था कि रीलुक और रिविजिट किया जाए आरक्षण को लेकर के। तो वो उसके आधार पर पहली जो कैबिनेट सब कमेटी बनी इसी पर बनी है कि आरक्षण को रीलुक किया जाए। जब रीलुक या रिविजन की बात करते हैं तो ताजा रिजर्वेशन जो है वो इन्हीं को मिली हुई है, पहाड़ियों को। इसलिए पहाड़ियों की चिंता लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। एक मीटिंग पहले की है और एक मीटिंग आज दोपहर 3 बजे होने जा रही है, जिसमें नई रणनीति और नई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। केंद्र से गुजारिश की जाएगी कि किसी तरह का हस्तक्षेप या किसी तरह का इसमें तरमीम या चेंज ना की जाए। इसको लेकर के आज वो यूनाइट होकर के नई रणनीति, नया रोड मैप तैयार करेंगे। जी रूपाली। तो विनोद सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 10% ही यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन है, उसके बावजूद भी ये क्यों यहाँ पर रीलुक और रिविजिट की बात क्यों सामने आ रही है? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सूट नहीं करता है कि पहाड़ियों को
यानी गुजर बकरवाल जो पहले से एसटी हैं उनको खुश करने के लिए पहाड़ियों को टारगेट किया जा सकता है। अभी क्या करना है, सब कमेटी की रिकमेंडेशन क्या आती है रूपाली, ये जल्दीबाजी होगी ये मैं कहूं, लेकिन ये जरूर है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निरंतर इसका विरोध करती रही है और निरंतर विरोध करने के कारण ही मुझे लगता है कि पहाड़ियों से आरक्षण या पहाड़ियों के आरक्षण को कम करने का कोई मसौदा तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसका रिएक्शन जरूर होगा अगर पहाड़ियों के आरक्षण को 10% से 4 या 5 किया जाता है। रूपाली, स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत बड़ा पहाड़ी ट्राइब है जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनमें नाराजगी पैदा होगी और कहीं वो अपीज करने का प्रयत्न किया जाएगा गुजर बकरवाल समुदाय को जो पहले से एसटी है। तो बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर अगर इसको लेकर बात की जाए, ओपन मेरिट के लिए कितना बड़ा झटका है और साथ ही साथ कितना बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर रीलुक और रिविजिट की बात जब आई है तो बैठक जो है पहाड़ी समुदाय द्वारा की जा रही है। जब रूपाली गुजर बकरवाल को आरक्षण दिया गया था उस सूची में टॉप पर पहाड़ी ट्राइब था, पहाड़ी ट्राइब टॉप पर था, उसको वापस करके गुजर बकरवाल को एसटी का दर्जा दिया गया था। तभी से ये नाराजगी लगातार बढ़ती गई। 2024 में या जो जब नई सरकार आई उसके बाद से लगातार प्रयत्न किया जाता रहा, पहाड़ी ट्राइब के लोग गृह मंत्री से या फिर पीएम से मिलते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने उनको रिजर्वेशन भी दिया और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं दिया नौकरियों में, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिया कि वो राजनीतिक जो रिजर्व सीट्स हैं 10%, वो यानी 90 में से 10 सीटें 9 सीटें जो है उनको रिजर्व की गई, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन अब जब छेड़खानी की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है रूपाली, नाराजगी तो होगी ही और सरकार को भी, इसलिए ये बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए। और साथ ही साथ अगर सरकार के लिए विनोद जी चुनौती है तो क्या लगता है पहाड़ी समुदाय के लिए भी एक चुनौती का मुद्दा जो है वो बन सकता है, जिस तरीके से वो अभी कंफ्यूज है इसको लेकर? देखिए, पहाड़ी समुदाय को चैलेंज लग रहा है, इसलिए पहाड़ी समुदाय की आज दूसरी मीटिंग होने जा रही है और इसमें रूपाली जितने भी पहाड़ी समुदाय के फॉर्मर एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, वो इसमें बड़े नेता शामिल होंगे। बड़े नेता शामिल होकर के इसमें अगली रणनीति रोड मैप तैयार करेंगे कि किस तरीके से ये जगह रीलुक और रिविजिट की बात कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, ये कितना घटा सकते हैं रिजर्वेशन को, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो रणनीति तैयार करेंगे आज। तो बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर अब ये भी देखना है कि किस तरीके से, क्या लगता है आज पहाड़ी किस तरीके से इस चीज पर रिएक्ट करेंगे, एड्रेस करेंगे इस मुद्दे को, जो ये बैठक होगी? देखिए, आज की बैठक यही होगी कि अपने राइट्स हैं उनको कैसे बचाया जाए और कैसे रोड मैप तैयार किया जाए जिससे इनको मिला हुआ 10% आरक्षण में कोई छेड़खानी ना कर सके। और मुझे लगता है कि इस पर ज्ञान मंथन होगा और बड़े बड़े जो पुराने फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके आउटकम्स कुछ अच्छे ही निकलेंगे और नाराजगी इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति है रूपाली। उसका कारण ये भी है कि आप पहली सब कमेटी बनाते हो, कैबिनेट सब कमेटी बनाते हो और उसमें ये मुद्दा रखते हो कि आपने रिजर्वेशन को रीलुक करना और रिजर्वेशन में लास्ट में ऐड जो है वो यही होते हैं पहाड़ी, तो कहीं ना कहीं पहाड़ियों को अब नाराजगी एनसी के साथ हो रही है। विनोद जी, यहाँ पर एक और सवाल है, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तब एक बात जरूर कही गई थी कि एहसान जो है ये समुदाय जरूर चुकाएगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अब जिस तरीके से आपने कहा कि एनसी सरकार के साथ नाराजगी कहीं ना कहीं जरूर है, क्या लगता है ये अब कितना ज्यादा भारी रहेगा पहाड़ी समुदाय के लिए, और सरकार पे भी एक सवाल जरूर उठेगा इस पर? देखिए, जितनी उम्मीद थी बीजेपी को या यूनियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पहाड़ियों को अपना ये स्टेटस दिया था, एसटी का स्टेटस दिया था, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए, उतने आउटकम्स नहीं निकले रूपाली रिजल्ट में। यानी अगर माना जाए बीजेपी ने एक तुर्प का इक्का खेला है, वो काम नहीं आया है और वो भी एक वजह है। दूसरा, एनसी को लगता है कि पहाड़ी डिजर्व नहीं करते थे और बार बार ये तर्क भी दिया जाता था कि पहाड़ी भाषा के आधार पर कभी भी किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि एनसी को कैसे हैंडल किया जाए, या सरकार ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है उसको कोई ऐसा अवसर ना दिया जाए, ऐसा मौका ना दिया जाए कि वो हमारे आरक्षण की तरफ आंख उठाए।
ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर पहाड़ी समुदाय को लेकर बात की जाए तो साफ तौर पर ये उनके लिए संशय बना हुआ है। जो रिजर्वेशन को रीलुक और रिविजिट करने की बात सामने आई है, जिसको लेकर आज 3 बजे बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति सांबा के दूर दराज इलाकों के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें, इस योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार सांबा में भी शिविर लगाकर लोगों को जागरूक कर उन्हें इसका फायदा लेने की प्रेरणा दे रही है, लेकिन लोग उनके बिजली के पुराने बिल माफ करने की मांग पर अड़ गए हैं। कई लोगों में ये भ्रम है कि इस योजना का लाभ लेने से उनके बिजली के पुराने बिल माफ हो जाएंगे। हालांकि जिले के डीसी भी स्वयं लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए हैं। तो साफ तौर पर सांबा में आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसको लेकर एक भ्रम जो है लोगों के बीच पैदा हो रहा है, वो कंफ्यूजन या ये कह सकते हैं कि भ्रम ये है कि अगर हम ये स्कीम का फायदा लेते हैं तो हमारे जो पुराने बिल आए हैं, यानी मीटर्स पर जो उनके बिल बने हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मांग भी उठ रही है कि सांबा में बिजली के पुराने बिल जो है वो माफ कर दिए जाए। कई इलाकों में लोग इस योजना की अहमियत को अभी तक नहीं समझ पाए हैं और जिसके चलते जिले के डीसी की, यानी कि डीसी सांबा की अगर बात की जाए तो उन्होंने जागरूकता अभियान जो है वो चलाया है। लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले बताइएगा, जिस तरीके से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, लोगों को कितना ज्यादा जरूरी है स्कीम्स के बारे में समझना, क्योंकि यहाँ पर एक ना ही सिर्फ सांबा के लोगों की बात आती है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में भी बात की जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार कोशिश करती है कि तमाम मध्यम वर्ग हो या फिर गरीब फैमिलीज हो, उनके लिए कई अन्य सरकारी योजनाएं जो वो लाई जाती है, जिसका लोग कहीं ना कहीं फायदा लेते भी नजर आते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री अगर मोदी की बात करें तो उन्होंने एक और स्कीम जो वो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ सामने लाई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना को लेकर लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर पैनल्स आप इंस्टॉल करें और आपको जो वो अच्छी बिजली जो वो मिल पाएगी। इसी के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बढ़ेंगे, पर्यावरण उससे संतुलित भी रहेगा। लेकिन इसको लेकर जो लोगों के अंदर एक भ्रम का माहौल हमें देखने को मिला, खासतौर पर जिस तरह से एक अनाउंसमेंट की गई थी प्रशासन की तरफ से कि सांबा में डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो वो चलाई जाएगी, तो तमाम लोगों से ये आग्रह किया गया था कि वो वहां पर आए। हालांकि वहां पर लोग आए, कुछ जो गरीब फैमिलीज है वो भी वहां पर आ गई और वो अपने बिजली के जो बिल्स है वो लेकर आए। उनको लगा कि शायद बिजली के बिल जो वो हमारे माफ हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे। ये उनमें एक भ्रम की स्थिति जो वो देखने को मिली। हालांकि इस योजना को लेकर सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहना है अधिकारियों का और डीसी सांबा राजेश शर्मा जी का, ये जो योजना है ये काफी फायदेमंद है, काफी लाभदायक है। अगर आप अपने घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो मान लीजिए कि अगर आपको 300 यूनिट बिजली मिलनी है तो वो अब उसमें से आप 150 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, वो जो 150 यूनिट आपके बचेंगे वो नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएंगे, वो नेक्स्ट मंथ में आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये है कि भ्रम वाली स्थिति या भ्रम वाली बात नहीं है, सीधे तौर पर ये फायदा देती है। यहाँ पर ऋषि, प्रशासन की भी कितने बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से डीसी सांबा की अगर बात की जाए, अब वो जागरूकता जो है लोगों के बीच में इस स्कीम के तहत फैला रहे हैं। न ही इस स्कीम को लेकर बात की जाए बल्कि बाकी स्कीम्स के चलते भी लोगों को अवगत कराना कितना ज्यादा जरूरी है कि क्या फायदा और क्या नुकसान है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उस बात का। देखिए, जब भी कोई सरकारी स्कीम चलाई जाती है तो ऑब्वियस ये बात है कि जो भी कंसर्न महकमे को लेकर, कंसर्न विभाग को लेकर वो स्कीम होती है तो उस महकमे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बड़े पैमाने पर उस स्कीम को लेकर जागरूक जो वो लोगों को किया जाए, इसमें अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए जाए, कार्यक्रम आयोजित किया जाए और वक्तन वक्तन कार्यक्रम आयोजित किए भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एक तबका भी होता है जिनको शायद थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत जो वो आ जाती है। मैंने जैसे कहा कि कुछ ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो इतने बेचारे पढ़े लिखे तो नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से हमने इस सरकारी योजना का लाभ लेना है। फिर अधिकारियों तक जब वो पहुंचते हैं, अधिकारी उनको ब्रीफ करते हैं, फिर जाकर कहीं ना कहीं वो समझ पाते हैं, फिर वो योजना का लाभ लेते हैं।
इसी तरह से जो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना है, इसका लाभ भी इसी तरह से जो वो उठाया जाएगा। ये एक पहली कैंपेन जो वो शुरू की गई है। इसी तरह से डीसी साहब का ये भी अपने अधिकारियों को कहना है, बिजली विभाग के अधिकारियों को, कि डोर स्टेप पर जाकर इस स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वो सोलर एनर्जी की तरफ बढ़े, सोलर पैनल अपने घरों पर इंस्टॉल करें। और हमने एक सवाल इसमें ये भी पूछा कि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए उन्होंने अपने घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर लिया और जब बिजली कटौती हो जाती है तो बिजली कटौती के दौरान उनको बैकअप नहीं मिल पाएगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा से इन्वर्टर या फिर बैटरी जो वो उसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हमने ये भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की कि जैसे आपने कहा कि 150 यूनिट आपके अगले महीने में ऐड हो जाएंगे, अगर हम उन 150 यूनिट की जगह आपसे यानी डिपार्टमेंट से इन्वर्टर या बैटरी ले लें तो शायद ये स्कीम और ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि बैकअप के लिए आपको इन्वर्टर या बैटरी खुद की लेनी पड़ेगी, घरों पर ऑलरेडी इन्वर्टर्स आपके इंस्टॉल हैं। तो इस तरह से ये जो स्कीम है आपने लॉन्च की है, इस स्कीम का फायदा अब जो लोग हैं किस तरह से आगे लेते हैं। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी की गई है इसमें, जहां पर बैंक के कर्मचारी भी मौजूद थे, जिसमें उनको कहा गया कि आप एक लेटेस्ट बिल की कॉपी दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए। इसी के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन मौके पर कर दी गई है। तो इस स्कीम का लाभ जो वो लोग मौके पर ही लेना कल से शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला था कि जो आम बिजली के बिल होते हैं वो लोगों के हजारों में नहीं लाखों में भी आए थे, जहां पर लोगों ने फर्जी बिल को लेकर भी बवाल बहुत ज्यादा बिजली विभाग के खिलाफ किया था। अब कितना ज्यादा लगता है कि ये अहमियत जो है इस योजना की यहाँ पर होगी, जो मुफ्त बिजली सूर्य घर अगर बात की जाए, ये जो पूरी योजना है इसको लेकर सांबा के लोगों को कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि लाखों का बिल लोगों को जरूर परेशान किया था एक वक्त। देखिए ये जो स्कीम है इसमें किलोवाट के हिसाब से यानी लोड के हिसाब से इस स्कीम को आपने अवेल करना है। मान लीजिए कि अगर 1 किलो का वाट का आपने कनेक्शन लेना है तो उसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, लगभग 19 से 20 हजार रुपए आपको देने हैं। ये स्कीम का लाभ जो है वो आप ले पाएंगे। इसी तरह से जैसे आपने बिल को लेकर कहा कि कई लोगों के बिल जो वो ज्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस स्कीम की तरफ जाएंगे तो आपको बिजली जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि मुफ्त मिलेगी। जो सूरज का इंपैक्ट है वो सोलर पैनल पर पड़ेगा, रेज आएंगी, उसमें से बिजली जो है वो उत्पादन बिजली का जो वो होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इतने भारी भरकम बिल जो लोगों को देने पड़ रहे हैं बिजली के, उससे निजात मिलेगी और यूं कहें तो सस्ती बिजली और आप कह सकते हैं कि मुफ्त बिजली आपको जो वो मिल पाएगी। लेकिन बैकअप के लिए आपको थोड़ा सा कुछ खुद की तरफ से भी जो एक सिस्टम है उसे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, बैटरीज या इन्वर्टर। अदरवाइज ये स्कीम काफी हेल्पफुल है, खासतौर पर गरीब फैमिलीज के लिए, बीपीएल फैमिलीज के लिए जो कि मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका फायदा लोगों को लेना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करने का एक जो जिम्मा है ये प्रशासन ने उठाया है कि डोर स्टेप पर जाकर लोगों को अवेयर इस स्कीम के बारे में किया जाएगा। बिल्कुल, लोगों को भी इस चीज का फायदा जरूर लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है अब लोगों को और लोगों के बीच जागरूकता जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर अब डीसी सांबा खुद अभियान चला रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे इस स्कीम का फायदा लिया जाए। और लोगों के बीच जो भ्रम है कि हम अगर इस योजना का फायदा लेते हैं तो हमारे पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे, उसको लेकर भी समझाया बुझाया जो है वो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां डोडा के देसा इलाके में 5 पंचायतों की करीब 20,000 आबादी सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। देसा में लोगों की सुविधा के लिए भले ही स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन इसमें एम्बुलेंस की सुविधा न होने से लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। देसा के दूरदराज के इलाकों के मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने के लिए उनके तीमारदारों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। खासतौर पर सर्दियों में बर्फबारी होने पर कई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मरीजों को कंधों पर या फिर पालकियों में उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है और स्वास्थ्य विभाग इसका संज्ञान नहीं ले पाया है। तो साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी कमी स्वास्थ्य विभाग की है, जहां पर अस्पताल तो लोगों के लिए बना दिए गए लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर बात की जाए, किसी पेशेंट को उस अस्पताल से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना हो तो वहां पर एम्बुलेंस नहीं है, जिसके चलते लोग जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं, कंधों पर पेशेंट्स को उठा के लेके जाते हैं। और कई बार तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है कि जो मरीज होता है वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता विकास मनहास जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी अगर बात की जाए विफलता है, क्योंकि केंद्र तो बना दिया गया स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस कहाँ है?
जी रूपाली, ये लोग जो है देसा के रहने वाले हैं और देसा के आसपास 5 से 6 पंचायतें जिसमें शिकली देसा हो, मलान जी। देसा हो या फिर गोरखन या इस तरह की और भी अलग अलग पंचायतें जो है इसमें फाल करती हैं। और कई देसा से इनको अलग अलग जगहों के लिए पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक सेंटर जो है बिल्कुल गई देसा में खोल के रखा है, जिसमें सिर्फ 10 से 4 बजे तक ही ओपन होता है। तो ऐसे में यहाँ की आबादी लगभग 20,000 के आसपास है, जो एम्बुलेंस के लिए दर दर होती रहती है। और कोई भी बीमार हो जाए तो उनको अपनी गाड़ी करनी पड़ती है और कई लोग जो है अपना दम तोड़ देते हैं रास्ते में। ऐसे में ये लोग जो है सब लोग भगवान भरोसे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं और हेल्थ वालों से भी अपील कर रहे हैं कि कम से कम हमें एम्बुलेंस दी जाए। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहीं अगर किसी जगह पर दी भी जाए तो उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट इसको वापस ले जा सकता है। तो ऐसे में कई बार लोग जो है अपनी जानें गवा बैठते हैं और ऐसे में इतने बड़े आबादी वाले एरिया को किस तरह से निगलेक्ट किया गया है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल विकास, यहाँ पर डोडा की अगर बात की जाए तो यहाँ बेसिक फैसिलिटीज, चाहे वो फिर स्वास्थ्य केंद्र की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, सड़क की हो, पानी की हो, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर संज्ञान आखिरकार इन चीजों पर कब लिया जाएगा? क्योंकि जब वोट के वक्त होते हैं, जब यहाँ पर अपनी पार्टी की कैंपेनिंग का वक्त होता है, तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर लोगों को जिस तरीके की परेशानियां देखनी पड़ रही हैं, क्या कुछ लगता है कब तक इस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की है कि वो उनको इस तरह की एम्बुलेंस जो है बिल्कुल ऐसे जैसे दूर दराज एरिया में रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमार हो सकता है जहाँ पर कोई भी डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में वहां पर अगर इस तरह की एम्बुलेंस वहां पर हो और लोग जो है इसका फायदा उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल की ओर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब इलेक्शन होने के बाद लोगों की उम्मीदें जागी हैं कि कम से कम यहाँ के जो विधायक हैं वो जो है इस तरह की एम्बुलेंस सैंक्शन करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जहां के लिए अगर सैंक्शन भी करवाई गई है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी या उन लीडरों की नाकामी जो वोट के टाइम पर इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इन लोगों को उसी हाल में छोड़ देते हैं। क्योंकि जिन लोगों को बिल्कुल। नजर रखनी चाहिए, इतना बड़ा आबादी वाला एरिया, कई लोगों की जानें चला जाती है। अब तो सर्दी का मौसम है जहां पर काफी बर्फबारी हो जाती है, तो ऐसे में लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अवेयरनेस और बड़े सारे प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी लोगों को चाहिए वो प्रॉपर तरीके से विकास, यहाँ नहीं दे पर पा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जाहिर सी बात है मेडिकल स्टाफ जरूर होगा। क्या कुछ लगता है वहां पर मेडिकल स्टाफ की तरफ से भी इस चीज की डिमांड क्यों नहीं की गई? देखिए, जो गांव या इस तरह के दूर दराज में कुछ जो हेल्थ सेंटर होते हैं और ये जो है बिल्कुल 10 से 4 बजे तक खुलते हैं, जहां पर डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं होते, यानी स्टाफ नर्स या इस तरह के मेडिकल असिस्टेंट वाले लोग जो है यहाँ पर बैठते हैं। अगर कोई डॉक्टर भी हो वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर पाता है। तो सोचिए, अगर 40 किलोमीटर दूर यहाँ से डोडा से गाड़ी में चल के जाना है, वहां से 1-2 घंटा वहां से लोगों को अपने अपने गाँव की ओर जाना है, तो ऐसे में सोचिए वो लोग जो है किस तरह की हालत से गुजर रहे होंगे। और कई बार जी। ऐसे मरीज आ जाते हैं जो जीएमसी हॉस्पिटल डोडा में पहुंचने के बाद भी यहाँ से रेफर हो जाते हैं। तो ऐसे में ये तमाम लोग भगवान भरोसे हैं और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। और लगातार ये प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बेसिक जो चीजें हैं, चाहे फिर एम्बुलेंस हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, इन तमाम चीजों पर ध्यान रखा जाए, ताकि ये लोग जो है अपनी ही जो चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, चाहे फिर वो गाड़ी हो या इस तरह की कोई भी चीजें हो जिसमें ये लोग जो है हॉस्पिटल तक प्रॉपर पहुंच पाए, ताकि अपना इलाज भी कर सके। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर स्वास्थ्य केंद्र जो है लोगों के लिए बना दिया गया है, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस का नाम और निशान नहीं है, जिसके चलते अगर बर्फबारी होती है तो वहां पर कंधों पर और पालकी पर जो पेशेंट्स हैं उन्हें उठाकर लेके जाना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों के किसान अब पारंपरिक खेतीबाड़ी से हटकर कमाई के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। मौजूदा समय में किसानों का रुझान सब्जियों की खेती की ओर बढ़ रहा है और खास बात यह है कि कई किसान अब आलू का उत्पादन कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक इसमें भले ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल भी मिल रहा है। किसानों से प्रेरित होकर अब कई बेरोजगार युवा भी आलू या फिर अन्य सब्जियों के उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं। सीड दंदे में न्यू वैरायटीज
जिन्हें उन्हें आए पुखराज है, ख्याति है, सूर्य है, ये 3-4 वैरायटीज़ में लाई है ना। ये वो सीड ब्रीड सीड दिंदे ने, उसके बाद मैं इन्हें मल्टीप्लाई करिए वापस सरकार के द्वारा देना। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? सर मुनाफा डिपेंड करता है, कदे वध आई जाता, कदे घट आई जाता। जिन्हें इस साल कोर का बड़ा इफेक्ट हुआ था, कोर का इफेक्ट हुआ था सर, नुकसान के चांसेस घट होंगे ने, क्योंकि ये नवा सीड है, ये कोई भी डिजीज़ की परवाह नहीं करता है। तो मेरा इो किसानों ने इो आखना मतलब है कि सारे किसान रलिए, साड़ी एपीओ मैं कल्ले लाया है, मेरी एपीओ है 300 मैंबर वो, ये सारा शेयर है 300 मैंबर का। तो उसदे आस्ते ये काम करना सीड सप्लाई का। आखते जेड़ा मर्जी बंदा फील्ड जाए, लेकिन थोड़ी बंदे ये जो टेक्निक चाहिए है, सानू बड़ा तजर्बा 50 साल का तजर्बा, वो मना नहीं करते, जो मर्जी बंदा लाई सकता। लेकिन जैसे जिन्हें उन्हें कणक लवाई बड़ी, उन्हें सारे 300-400 एकड़ लाई होनी कणक सीड वास्ते, कोई बंदा लाई सकता। लेकिन उन्हें प्योरिटी तो टैक्नीकल पूरा तरीके आने चाहिए ना, अदरवाइज फिर सही क्रॉप्स नहीं होंगी। 300-400 तोड़ा बिकता, लेकिन मैं तुसें दसां सर गल है कि ये जी पोटैटो की क्रॉप है सब तो कॉस्टली क्रॉप है लाने च। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।